Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. Let's begin today's important MCQ session from pediatric subject. This MCQ session is especially prepared for upcoming AIMS NORCET exam 2023. Our first question is, when administering an IM injection to an infant, the nurse should use which site? किसी इन्फेंट में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते समय किस साइट का इस्तेमाल किया जाता है? डेल्टॉइड, डॉर्सोग्लूटियल, वेंट्रोग्लूटियल, वेस्टस लैटरलिस। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। 3 साल तक के बच्चों में उनके थाइस में पाए जाने वाले मसल सबसे मैच्योर होते हैं, इसीलिए आईएम इंजेक्शन लगाने के लिए वेस्टस लैटरलिस मसल्स को चुना जाता है, जो कि लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई में पाए जाते हैं। अडल्ट के अंदर पूछा जाए तो मोस्ट प्रिफर्ड आईएम इंजेक्शन साइट हम वेंट्रोग्लूटियल मसल्स को मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a nurse performing a physical examination of an infant, she notes abnormally low set ears. This finding is associated with. अगर किसी इन्फेंट के कान आपको नॉर्मली लोकेटेड नहीं मिले या इनका जो ईयर पिन्ना है उसका साइज नॉर्मल से कुछ छोटा है या एबनॉर्मल है, तो ये नीचे बताए ऑप्शंस में से किस कंडीशन के होने को बताते हैं? ऑप्शन ए, क्या ये रीनल एनोमलीज को बताता है? ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला होने को बताता है? कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स के बारे में बताता है या टिटनेस के बारे में बताता है? इन्फेंट में लो सेट ईयर्स का होना रीनल एबनॉर्मेलिटीज के होने को बताता है, यानी बच्चे में किडनी से रिलेटेड किसी प्रकार की एबनॉर्मेलिटी मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the time when child is able to tell stories during development of language? किस साल के बच्चे के द्वारा स्टोरी टेलिंग की जा सकती है? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। किस उम्र का बच्चा स्टोरी सुना सकता है? डेवलपमेंट माइलस्टोन से ये क्वेश्चन रहेगा आपका। यस, एग्जैक्टली, ऑप्शन डी, 4 years। 4 साल का बच्चा स्टोरी टेलिंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग्स इज लीस्ट लाइकली टू बी ऑब्जर्व्ड इन नॉर्मल न्यूबॉर्न? इन चारों ऑप्शंस में से बताई गई उस फाइंडिंग को आप सेलेक्ट करें जो कि किसी न्यूबॉर्न बेबी में, नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी में नहीं देखने को मिलती। हार्ट रेट 80 बीट्स पर मिनट, पॉजिटिव मोरो रिफ्लेक्स, respiration are regular, abdominal 30 to 60 beats per minute, या और ऑप्शन 4 molding, which finding is not observed into the newborn baby? The right answer is option A, heart rate 80 beats per minute. न्यूबॉर्न बेबीज के अंदर हार्ट रेट नॉर्मली 120 से 160 बीट्स पर मिनट के बीच में होती है, ये नॉर्मल है। 80 काफ़ी कम है, ये चीज़ यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा बच्चे में 28 सप्ताह की प्रेगनेंसी पर मोरो रिफ्लेक्स डेवलप होते हैं, जो कि जन्म के बाद करीबन 3 महीने तक रहते हैं। मोरो रिफ्लेक्स के अंदर जब बच्चे को सडन लॉस ऑफ सपोर्ट फील करवाया जाता है, तो उसके द्वारा हाथों में एबडक्शन, एडक्शन और फिर क्राइंग, ये 3 एक्टिविटी शो की जाती हैं, ये मोरो रिफ्लेक्स है। इसके अलावा अगर बच्चे में जन्म के तुरंत बाद रेस्पिरेशन की बात की जाए तो ये सभी बच्चों में इरेगुलर होता है और इस एब्डोमेन के थ्रू एफर्ट्स करके इसे कंप्लीट किया जाता है, और रेस्पिरेशन की नॉर्मल रेट न्यूबॉर्न में 30 से 60 के बीच में होती है।
30 to 60 बीट्स पर मिनट के बीच में होती है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। और मॉडलिंग की बात करें तो मॉडलिंग का मतलब होता है जब बच्चे का जन्म हो रहा होता है, बच्चा वेजाइनल कैनाल से पास होता है, तब उसके हेड का साइज वेजाइनल ओपनिंग की तुलना में काफी बड़ा होता है। तो इस हेड का वेजाइनल ओपनिंग से निकलने के लिए उस आकार में ढलना आवश्यक है। इसलिए क्या होता है, बच्चे की जो बोन्स होती हैं डिलीवरी के समय वो एक के ऊपर एक चढ़ जाती हैं, इसे हम मॉडलिंग कहते हैं। और एक के ऊपर एक बोन अगर शिफ्ट हो जाती है, स्लाइड हो जाती है, तो इससे बच्चे के सिर का आकार थोड़ा कम हो जाता है, वो इजीली बर्थ कैनाल से पास हो पाता है। दिस इज कॉल्ड मॉडलिंग और ये नॉर्मली देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following precaution should by the nurse when infant is admitted with diagnosis of respiratory syncytial virus infection? अगर किसी इन्फेंट को रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस का इन्फेक्शन है तो इसे किस प्रकार का प्रिकॉशन रखना चाहिए? इस पेशेंट की केयर के दौरान एज अ नर्स आपको कौन सा प्रिकॉशन रखना चाहिए, ये आपको बताना है। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, ड्रॉपलेट, कॉन्टैक्ट या एयरबॉर्न? ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट हियर। रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस आरएसवी के इन्फेक्शन के बाद हमें कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन रखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which toy would be most appropriate for a 2 years old child? एक 2 साल के बच्चे के लिए इनमें से कौन सा टॉय अप्रोप्रिएट है? बाइसाइकिल, 20 पीस वुडन पजल, मिनीमेचर ट्रक, फुल टॉय दैट मेक नॉइज? The right answer is option D. A pull toy that make noise is appropriate for 2 years old child. 2 साल के बच्चे के लिए ऐसा खिलौना जिससे आवाज होती हो, ये सबसे बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज suckling reflex disappear at what age? न्यूबॉर्न बेबीज में जो ब्रेस्ट सकिंग के लिए सकलिंग रिफ्लेक्स पाया जाता है वो किस एज पर डिसअपियर हो जाता है? 6 मंथ्स पर, 8 मंथ्स पर, 12 मंथ्स पर या 5 मंथ्स पर? ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सकलिंग रिफ्लेक्स 6 मंथ्स की एज पर डिसअपियर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टॉय would be most appropriate for 3 months old infant? एक 3 महीने के बच्चे के लिए कौन सा खिलौना सबसे सही है? Which toy is most appropriate? ऑप्शन ए, a set of wooden blocks, लकड़ी से बने ब्लॉक्स। ऑप्शन बी, an activity box placed in infant's crib, एक एक्टिविटी बॉक्स जो कि बच्चे के पालने में झूले में क्राइब में रखा हो। या फिर अ नाइफ एंड पोटैटो। ऑप्शन डी, अ सॉफ्ट क्यूब विथ डिफरेंट टेक्सचर ऑन ईच साइड, एक सॉफ्ट क्यूब जिसमें हर तरफ कुछ अलग डिजाइन हो। 3 महीने का बच्चा है, इस चीज पर गौर करिएगा। 3 महीने के बच्चे को वुडन ब्लॉक से खेलना नहीं आता। एक्टिविटी बॉक्स भी यहाँ इफेक्टिव नहीं है। नाइफ और पोटैटो बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। तो फाइनली ऑप्शन डी सही है। बच्चे के क्राइब के अंदर बच्चे को खेलने के लिए हम एक सॉफ्ट क्यूब दे सकते हैं जिसके चारों तरफ अलग अलग डिजाइन मौजूद हो, अलग अलग टेक्सचर मौजूद हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अपगार स्कोर इज शोइंग माइल्ड डिप्रेशन? इसमें से कौन सा अपगार स्कोर माइल्ड डिप्रेशन को शो करता है?
द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 4 to 6। 4 से 6 के बीच में किसी न्यूबॉर्न बेबी का यदि अपगार स्कोर है तो इसका मतलब है बच्चे में माइल्ड डिप्रेशन की आवश्यकता है और उसकी सिचुएशन के अनुसार हमें फिर केयर देनी होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, a newborn with Apgar score 1 and 4, in planning for admission of this infant, the nurse highest priority should be to किसी बच्चे का अपगार स्कोर 1 और 4 आता है, इस बच्चे को तुरंत एडमिट किया जाना है। इस बच्चे के लिए नर्सेस की हाईएस्ट प्रायोरिटी इन चारों में से क्या होगी? ऑप्शन ए, कनेक्ट द रिसस्टिटेशन बैग टू द ऑक्सीजन आउटलेट। हम इस बच्चे में जो रिसस्टिटेशन बैग है उसे ऑक्सीजन से कनेक्ट कर देंगे। ऑप्शन बी, सेट अप द इंट्रावीनस लाइन 10% डेक्सट्रोज इन वाटर, 10% डी डब्ल्यू कनेक्ट करेंगे। सेट द रेडिएंट वार्मर, हम रेडिएंट वार्मर कनेक्ट कर देंगे। इन्फॉर्म द पेरेंट, इन्फॉर्म टू पेरेंट्स ऑफ न्यूबॉर्न, हम बच्चे के माता पिता को इस फाइंडिंग के बारे में बताएंगे। अपगार स्कोर 1 और 4 आना बच्चे के सीवियरली डिप्रेस्ड होने को बताता है, यानी बच्चे में इमरजेंसी कंडीशन है और हमें तुरंत नियोनेटल रिसस्टिटेशन शुरू कर देना चाहिए। और इस सिचुएशन में जो हाईएस्ट प्रायोरिटी एक्शन रहेगा वो रहेगा बच्चे को ऑक्सीजन सपोर्ट देना, बच्चे को रेस्पिरेशन पहुंचाना। आईवी लाइन कनेक्ट करना, रेडिएंट वार्मर से हीट देना, ये सब सेकेंडरी चीजें हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे को ऑक्सीजन पहुंचाना ताकि वो जीवित रह सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, right after birth, when the skin of baby's trunk is pinkish, but the sole of the feet and palm of the hands are bluish, this is called। जन्म के तुरंत बाद अगर किसी बच्चे का जो ट्रंक एरिया है वो तो पिंक हो, लेकिन बच्चे के हाथ की हथेली और पैरों के तलवे यानी पाम एंड सोल्स वो ब्लूइश हों यानी नीले पड़े हों, तो इस कंडीशन को आप क्या कहेंगे? सिंडेक्टाइल, एक्रोसाइनोसिस, पेरिफेरल साइनोसिस या फिर सिफेलोकॉर्डल साइनोसिस? Yes, exactly. Option A is correct. Option B is correct here. It is called acrocyanosis। जन्म के बाद बच्चों के हथेली और पैरों के तलवे नीले हो सकते हैं। ये एक नॉर्मल एक्सपेक्टेड फाइंडिंग है और हम इसे एक्रोसाइनोसिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन अर्ली साइन और सिम्टम ऑफ रेज्ड आईसीपी इन चिल्ड्रन इज। अगर किसी बच्चे में इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है, बढ़ने लगता है, तो इस सिचुएशन में अर्ली साइन कौन सा देखने को मिलेगा? इंक्रीज वॉमिटिंग, बल्जिंग एंटीरियर फंटैनल, इंक्रीज हेड सर्कमफ्रेंस या फिर कंप्लेन ऑफ फंटैनल हेडेक, फ्रंटल हेडेक सॉरी। इंट्राक्रेनियल प्रेशर आईसीपी बढ़ने पर बच्चे में सबसे पहले कौन सा साइन देखने को मिलेगा? विच वन इज द अर्ली साइन? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इंक्रीज वॉमिटिंग। बच्चे में जैसे ही इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने लगता है सबसे पहले बच्चे को इरिटेबिलिटी, लेथार्जी, वॉमिटिंग, ये सभी चीजें फेस करनी पड़ती हैं। तो इंक्रीज वॉमिटिंग इज द अर्ली साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which reflex is disappear in 6 weeks to 3 months of neonatal age। आपको उस रिफ्लेक्स का नाम बताना है जो कि बच्चे के 1.5 महीने की उम्र से लेकर 3 महीने की उम्र होने तक के बीच में डिसअपियर हो जाता है। कौन सा रिफ्लेक्स बच्चे के अंदर 1.5 महीने के बाद से लेकर 3 महीने तक डिसअपियर हो जाता है? ऑप्शन ए, पाल्मर ग्रास्प, गैगिंग रिफ्लेक्स, रूटिंग रिफ्लेक्स, स्वेलविंग रिफ्लेक्स।
द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, पाल्मर ग्रास्प रिफ्लेक्स। बच्चों के हैंड के अंदर हम जब किसी ऑब्जेक्ट या अपनी फिंगर्स को रखते हैं, टच करते हैं, तो ये तुरंत उस ऑब्जेक्ट को पकड़ने की कोशिश करता है, ग्रैस्प करता है। ये पाल्मर ग्रास्प रिफ्लेक्स कहलाता है और ये 1.5 से 3 महीने की उम्र के बीच में डिसअपियर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज important one for AIMS NORCET exam. Parachute reflex appears at which age of the following? किसी बच्चे में पैराशूट रिफ्लेक्स कब देखने को मिलता है, कब पाया जाता है? 3 महीने की उम्र पर, 6 महीने की उम्र पर, 7 महीने पर, 9 महीने पर? पैराशूट रिफ्लेक्स का सिंपल मतलब होता है जब आप किसी बच्चे को जो कि थोड़ा बड़ा हो चुका है उसे अपराइट पोजीशन में रखते हुए अचानक ऐसा फील करवाते हैं कि वो अब नीचे गिरने वाला है, उसका हेड जमीन से टच होने वाला है। तो जैसे ही वो जमीन के पास पहुंचने लगेगा, गिरता हुआ खुद को महसूस करेगा, वो अपने दोनों हाथों को जमीन की तरफ उठा लेगा, यानी कि उसे कम इंजरी हो ऐसा कुछ मूवमेंट शो करेगा। बच्चे द्वारा इस प्रकार से अपने हाथों को आगे लाकर इंजरी से बचाना पैराशूट रिफ्लेक्स के रूप में जाना जाता है। और बच्चों में ये रिफ्लेक्स जो होता है 9 मंथ्स की एज के अंदर देखने को मिलता है। छोटे बच्चों में ये रिफ्लेक्स नहीं होगा। अगर आप उन्हें गिराने की पोजीशन में लाएँगे, जैसे 9 महीने से कोई कम उम्र का बच्चा है और आप उसे ऐसा महसूस कराते हैं कि वो अब नीचे गिरने वाला है, तो उसके द्वारा अपने हाथों की कोई मूवमेंट खुद को बचाने के लिए नहीं शो की जाएगी। लेकिन जैसे ही बच्चा 9 महीने की उम्र में होगा या इससे ज़्यादा होगा, अगर उसे ये फ़ील होगा कि वो अब नीचे गिरने वाला है, तो वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने हाथों को आगे लेकर आएगा और यही रिफ्लेक्स पैराशूट रिफ्लेक्स के नाम से जाना जाता है। This question is very most important for upcoming AIMS NORCET exam. किसी न्यूबॉर्न बेबी में जन्म के समय नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है, ये आपको बताना है। 20 से 30, 30 से 40, 40 से 60, 60 से 70 पर मिनट। अडल्ट के अंदर आप सभी जानते हैं, अडल्ट पर्सन के अंदर 12 से लेकर 20 ब्रीथ्स पर मिनट नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है और न्यूबॉर्न बेबीज की बात की जाए तो 40 टू 60, यानी एक न्यूबॉर्न बेबी 1 मिनट में 40 से 60 रेस्पिरेशन करता है। 40 से 60 बार रेस्पिरेशन करता है। और न्यूबॉर्न बेबीज की हार्ट रेट आपसे पूछी जाए तो आप बता सकते हैं 120 से 160 बीट्स पर मिनट, ये इनकी हार्ट रेट होती है। Next question is important. What is the primary critical observation of अबगार score? अबगार स्कोरिंग में सबसे ज़्यादा इसेंशियल किसे माना जाता है? पायरेक्सिया, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट या फिर प्रेजेंस ऑफ म्यूकोनियम? The right answer is option B, हार्ट रेट। यस, एग्जैक्टली। यहाँ पर रेस्पिरेशन रेट को हम मोस्ट क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन इसलिए नहीं मानते क्योंकि जन्म के जस्ट बाद बच्चे के लंग्स पहली बार इन्फ्लेट होते हैं, बच्चे में रेस्पिरेशन शुरू हुआ होता है और जन्म के तुरंत बाद सभी बच्चों में जो रेस्पिरेशन का पैटर्न है वो इरेगुलर होता है और रेस्पिरेटरी रेट भी जो है एबनॉर्मल हो सकती है। इसलिए हम इसे यहाँ पर ज़्यादा ट्रस्टेड ऑब्जर्वेशन नहीं मानते। एज़ कंपेयर टू रेस्पिरेटरी रेट वी आर जस्ट गिविंग प्रायोरिटी ऑन द हार्ट रेट। और हार्ट रेट कितनी होती है ये सब आप जानते हैं, 120 टू 160 बीट्स पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the vital signs is not included into the अबकार स्कोर? इनमें से किसे अबकार स्कोर के अंतर्गत इंक्लूड नहीं किया जाता? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, टेम्परेचर। अबकार स्कोरिंग के दौरान टेम्परेचर का असेसमेंट नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
The Apgar score is based on the following evaluation except इनमें से अपगार स्कोर के अंतर्गत किस इवैल्यूएशन को नहीं किया जाता? हार्ट रेट, स्किन टेक्सचर, रेस्पिरेशन, मसल टोन। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, स्किन टेक्सचर। अपगार स्कोरिंग में स्किन टेक्सचर को इंक्लूड नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a 2 years old child is admitted for traction to treat congenital hip dysplasia or dislocation. The nurse anticipate using which traction system? 2 साल के बच्चे को कंजेनाइटल हिप डिसलोकेशन हुआ है और इस बच्चे में इसे इस्टेब्लिश करने के लिए कौन सा ट्रैक्शन सिस्टम इस्तेमाल किया जाएगा, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और रीसेंट क्लासेस के अंदर हमने डिस्कस भी किया है। होपफुली आप इसे गलत नहीं करेंगे। ऑप्शंस आर ब्रायन ट्रैक्शन, बर्क्स एक्सटेंशन ट्रैक्शन, हेलो ट्रैक्शन या फिर सिर्फ ट्रैक्शन। यहाँ पर आपको मैं हिंट दे देता हूँ। बेबी को इस प्रकार का ट्रैक्शन लगाया जाएगा, उसमें उसके जो दोनों पैर हैं वो इस तरह से हवा में रहेंगे। इस तरह से बेबी हवा में, इसके पैर हवा में रहेंगे और यहाँ पर इस प्रकार से ट्रैक्शन डिवाइस लगा रहेगा। अब इस ट्रैक्शन का नाम आपको सिर्फ याद रखना है, बताना है। यस, एग्जैक्टली इट इज ब्रायन ट्रैक्शन। इसे गैलॉप ट्रैक्शन के नाम से भी जाना जाता है और ये बच्चों के अंदर फीमर बोन के फ्रैक्चर या कंजेनाइटल हिप डिसलोकेशन होने पर इस्तेमाल किया जाता है। बर्क्स एक्सटेंशन ट्रैक्शन का इस्तेमाल अडल्ट्स में फीमर बोन फ्रैक्चर होने पर किया जाता है, जबकि हेलो ट्रैक्शन सर्वाइकल इंजरी से संबंधित ट्रैक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चाइल्ड नोज हिज सेक्स एट विच एज? किस उम्र पर बच्चा अपना सेक्स पहचानने लगता है, वो मेल है या फीमेल है, उसे ये समझ में आने लगता है? 1 साल पर, 3, 5 या 7 साल पर? एक्सीलेंट गाइस। 3 साल की उम्र पर बच्चा मेल है या फीमेल, इस चीज का उसे समझ डेवलप हो जाती है, वो जानने लगता है, पहचानने लगता है इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following development observed by the nurse in 18 months old infant except? इनमें से 18 महीने के बच्चे में यानी 1.5 साल की उम्र के बच्चे में कौन सा डेवलपमेंट ऑब्जर्वेशन देखने को नहीं मिलता? ऑप्शन ए, कैन से 2 to 3 words। ऑप्शन बी, कैन फॉलो मदर्स एक्टिविटी। ऑप्शन सी, कैन मेक अ टावर ऑफ 8 cubes। ऑप्शन डी, क्लाइंबिंग अपस्टेयर्स। 1.5 साल का बच्चा इनमें से कौन सा काम नहीं कर सकता, ये आपको बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। 1.5 साल का बच्चा 8 क्यूब्स का टावर नहीं बना सकता, ये चीज यहाँ पर गलत है। लगभग 3 साल की उम्र होने पर बच्चा 8 क्यूब्स का टावर बना सकता है। इसके अलावा 2 से 3 वर्ड्स को बोल सकता है, मदर की एक्टिविटी को फॉलो कर सकता है और सीढ़ियाँ चढ़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is a priority nursing responsibility when a child diagnosed with acute epiglottitis? अगर किसी बच्चे में अचानक एपिग्लोटाइटिस कंडीशन डेवलप हो जाती है, तो इस सिचुएशन में प्रायोरिटी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? ऑप्शन ए, इमोबिलाइज द चाइल्ड्स हेड। हम बच्चे के हेड को इमोबिलाइज कर देंगे यानी हिलने डुलने नहीं देंगे। ऑप्शन बी, हैव अ ट्रेकियोस्टोमी सेट एट द बेड साइड। हम बच्चे के बेड के पास ट्रेकियोस्टोमी सेट को रखेंगे। ऑप्शन सी, हैव ऑक्सीजन अवेलेबल।
ऑप्शन डी, कलेक्ट स्पूटम सैंपल। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। हमारे नेक वाले एरिया के अंदर एपिग्लॉटिस नाम की स्ट्रक्चर पाई जाती है, जो कि एक लीफ लाइक इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। जब भी हम कोई फूड सब्सटेंस खाते हैं या पानी पीते हैं, तो ये फूड सब्सटेंस या लिक्विड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ना चला जाए, इस चीज को श्योर करने के लिए एपिग्लॉटिस काम करता है। अगर किसी क्लाइंट में इस एपिग्लॉटिस के अंदर इन्फ्लामेशन के बाद इसका आकार बढ़ जाए, तो इस एपिग्लॉटिस के द्वारा परमानेंटली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ऑब्स्ट्रक्ट किया जा सकता है, जिसके बाद क्लाइंट में रेस्पिरेशन डिफिकल्टी हो सकती है, रेस्पिरेशन सिजेशन हो सकता है। इस वजह से हम क्लाइंट के ऐसे सभी पेशेंट जिनमें एपिग्लोटाइटिस कंडीशन है, उनके बेड के पास हमेशा ट्रेक्योस्टोमी सेट को अवेलेबल रखते हैं। अगर क्लाइंट में रेस्पिरेशन रिलेटेड डिफिकल्टी हो, तो तुरंत ट्रैक्योस्टोमी परफॉर्म की जा सके। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। ट्रैक्योस्टोमी का मतलब होता है ट्रेकिया के अंदर आर्टिफिशियल ओपनिंग बना दी जाती है, जिससे अपर एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन होने के बाद क्लाइंट इस रूट से रेस्पिरेशन कंटिन्यू कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following toys would the nurse suggest as most appropriate for 8 months old? 8 महीने के बच्चे के लिए इनमें से सबसे सही टॉय कौन सा माना जाएगा? पुश पुल टॉयज, रैटल, लार्ज ब्लॉक्स, मोबाइल। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। 8 महीने के बच्चे में ग्रोस मोटार स्किल्स डेवलप हो रहे होते हैं, मूवमेंट्स डेवलप हो रही होती हैं, तो इस समय लार्ज ब्लॉक्स के साथ इसे खेलना बेनिफिशियल रहेगा, ये अप्रोप्रिएट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू डिक्रीज द ब्रेडिकार्डिया इन चिल्ड्रन ड्यूरिंग endotracheal intubation, succinyl choline is used with which of the following agent? किसी बच्चे को आप रेस्पिरेशन डिफिकल्टी के बाद में ईटी ट्यूब लगा रहे हैं, एंडोट्रेकियल ट्यूब लगा रहे हैं। इस ट्यूब को लगाने के दौरान बच्चे में ब्रेडिकार्डिया कंडीशन ना डेवलप हो जाए, यानी उसकी हार्ट रेट कम ना हो जाए, इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए इनमें से कौन सा सब्सटेंस सक्सिनाइल कॉलिन के साथ इंजेक्ट किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं एपिनेफ्रिन, एट्रोपिन, लिडोकेन हाइड्रोक्लोराइड, या इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एट्रोपिन सल्फेट। न्यूबॉर्न बेबीज के अंदर एट्रोपिन सल्फेट का एडमिनिस्ट्रेशन हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए किया जाता है। एक टर्म हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, पिंसार ग्रेस्प। पिंसार ग्रिप्स का सिंपल मतलब होता है, जब आप अपने पेन को अपने उंगलियों से पकड़कर लिखते हैं, तो इसके अंदर आपके द्वारा 2 फिंगर्स और एक थंब का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि ये आपका हाथ है, जब आप पेन से लिखते हैं तो उस समय आप अपने थंब का, अंगूठे का, और जो फोर फिंगर है, पहली उंगली है उसका, और जो मिडल फिंगर है यानी सबसे लंबी बीच वाली उंगली है, उसका इस्तेमाल करते हैं। आप इन तीनों की मदद से पेन को होल्ड करते हैं, और एक न्यूबॉर्न बेबी के अंदर पेन को पकड़ने के लिए इन तीनों उंगलियों का साथ आना या 3 उंगलियों से किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ना, ये चीज है, ये प्रिंसर पिंसर ग्रास्प के नाम से जानी जाती है, और ये बच्चे में 9 से 11 महीने की उम्र के बीच में देखने को मिलती है। 9 टू 11 मंथ्स के अंदर ये अपीयर होती है। जब बच्चे की उम्र 9 से 11 साल के बीच में होती है, तब वो अपनी इन 3 फिंगर्स की मदद से किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ सकता है। इसे हम पिंसर ग्रास्प के नाम से जानते हैं। आप चाहें तो अपने रिवीजन के लिए स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है।
या आप इसे यूं समझिए कि अबगार स्कोर के अंदर इन चारों में से कौन सा कंपोनेंट इंक्लूड किया जाता है, तो यहाँ पर मसल टोन को इंक्लूड किया जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। कैसे भी एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्वेश्चन को घुमा सकता है, इसलिए आपको फोकस्ड रहकर सारी चीजों को सोचना है, फिर आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अबगार स्कोरिंग इज डन टू अप्रेज द इन्फेंट फॉर। इनमें से अबगार स्कोरिंग का पर्पस क्या है? बर्थ डिफेक्ट्स को पता करना, रेस्पिरेटरी एफर्ट्स को पता करना, आरएच सेंसिटाइजेशन को पता करना, या फिर इमोशनल स्टेबिलिटी को पता करना। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि बच्चे में जन्म के समय, जन्म के जस्ट बाद रेस्पिरेशन कैसा है, इस चीज़ का असेसमेंट करना यहाँ पर प्रायोरिटी है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। Next question. Soon after delivery, a neonate is admitted to nursery. The nurse begin the initial assessment by। डिलीवरी के बाद किसी बच्चे को नर्सरी में एडमिट करवाया जाता है और नर्स के द्वारा इस बच्चे का शुरुआती असेसमेंट किस तरह से किया जाएगा? ऑप्शन ए पाल्पेट लंग साउंड, ऑप्शन बी डिटरमाइन नीड एंड चेस्ट circumference, option C inspecting the posture, color, respiratory effort, option D checking for identifying birthmarks। न्यूबॉर्न बेबी में जन्म के बाद शुरुआती असेसमेंट कौन सा होता है? यहाँ पर सबसे पहला और सबसे ज़रूरी जो असेसमेंट किया जाएगा वो है ऑप्शन सी। हम बच्चे के पोस्चर को, बॉडी कलर को और रेस्पिरेशन कैसा है, इन तीनों चीज़ों का असेसमेंट सबसे पहले करेंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which action best explain the main role of surfactant in neonate? किसी भी नियोनेट में लंग्स के अंदर पाए जाने वाले सर्फेक्टेंट का मेन रोल क्या होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए असिस्ट विद सिलियरी बॉडी मैचुरेशन इन अपर एयरवेज, ऑप्शन बी helps maintain a rhythmic breathing pattern, option C promotes clearing mucus from the respiratory tract, option D helps the lungs remain expanded after the initiation of breathing। The right answer is option D। लंग्स के अंदर जो सर्फेक्टेंट पाया जाता है, इसका मेन रोल होता है कि लंग्स को कोलैप्स होने से बचाना। यानी कि अगर सर्फेक्टेंट मौजूद है तो लंग्स कोलैप्स नहीं होते। जैसे ही बच्चा जन्म के बाद पहली बार ब्रीथ करता है, ब्रीथिंग की शुरुआत होती है, उसके लंग्स एक्सपैंड होते हैं। उसके बाद ये लंग्स वापस से पिचक ना जाएं, कोलैप्स ना हो जाएं, इस चीज़ को बचाने के लिए सर्फेक्टेंट स्ट्रक्चर काम करती है। सर्फेक्टेंट के द्वारा ही हम रेस्पिरेशन को प्रॉपर मेंटेन कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ पॉजिटिव बेबेन्स्की रिफ्लेक्स इंडिकेट्स। अगर किसी क्लाइंट में पॉजिटिव बेबेन्स्की रिफ्लेक्स हो तो इससे हमें क्या पता चलता है? ऑप्शन ए इमैच्योर मसल कोऑर्डिनेशन, ऑप्शन बी इमैच्योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑप्शन सी पॉसिबल लोअर स्पाइनल कॉर्ड डिफेक्ट, ऑप्शन डी पॉसिबल इंजरी टू नर्व्स दैट इनर्वेट्स द फीट। आइए पहले बात कर लेते हैं कि बेबेन्स्की रिफ्लेक्स एग्जैक्टली होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए किसी इन्फेंट का सोल है, पैर का तलवा है। अब इस बच्चे के पैर के तलवे में हम किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट को लेकर इस प्रकार से मूवमेंट करवाते हैं, टच करवाते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ इसे टच करते हैं। तो यहाँ पर टच सेंसेशन बच्चे को मिलने पर बच्चे द्वारा इन पैर की उंगली और अंगूठों को ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ मूव किया जाता है।
बच्चा टच पाकर अपने पैर की उंगली और अंगूठे को बाहर की तरफ करता है, फैनिंग शेप में पैर को बनाता है। ये चीज पॉजिटिव बेबेन्स की रिफ्लेक्स कहलाती है। और बच्चों में इस प्रकार का पॉजिटिव बेबेन्स की रिफ्लेक्स पाया जाना ये बताता है कि बच्चे का सेंट्रल नर्वस सिस्टम अभी पूरी तरह से मैच्योर नहीं है। अब इसी बेबेन्स की टेस्ट को आप जब अडल्ट पर्सन के अंदर करेंगे, किसी अडल्ट के पैर के तलवे में इस प्रकार से किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट को टच करवाएंगे, तो यहाँ पर जो मूवमेंट होगी पैर के अंगूठे और उंगलियों की, वो ऑपोजिट होगी। यानी अडल्ट का पैर जो है नीचे की तरफ और अंदर की तरफ अपनी उंगलियों को मूवमेंट करवाएगा इस टच के बाद। और ये चीज ये बताती है कि अडल्ट्स के अंदर बेबेन्स की रिफ्लेक्स नहीं पाया जाता, नेगेटिव होता है, क्योंकि अडल्ट का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो पूरी तरह से मैच्योर हो चुका है। अगर किसी अडल्ट के अंदर बेबिन्स की रिफ्लेक्स पाया जाता है, तो इसका मतलब है कि इसका ब्रेन या सेंट्रल नर्वस सिस्टम अभी पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिकमेंडेड डेली इनटेक ऑफ विटामिन डी इन इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब है 1 साल से कम उम्र के बच्चे में। 1 साल से कम उम्र के बच्चे को प्रतिदिन कितना विटामिन डी चाहिए होता है? 200 IU, 400 IU, 300 IU या 500 इंटरनेशनल यूनिट? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 400 इंटरनेशनल यूनिट। न्यूबॉर्न बेबी को 1 साल की उम्र तक हर दिन लगभग 400 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी चाहिए होता है। विटामिन डी वह सब्सटेंस है जो न्यूबॉर्न बेबीज के अंदर इसेंशियल है, उनकी ग्रोथ, बोन ग्रोथ के लिए इसेंशियल है और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए इसेंशियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टाइम व्हेन चाइल्ड स्टार्ट मेकिंग टावर ऑफ 9 क्यूब्स। किस उम्र पर बच्चा 9 क्यूब्स का टावर बना लेता है? 9 क्यूब्स का टावर किस उम्र पर बच्चा बना लेता है? 18 मंथ्स की एज पर, 24 मंथ्स पे, 30 मंथ्स पे, 36 मंथ्स पर? टावर ऑफ 9 क्यूब्स। ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बच्चे की उम्र जब 36 महीने हो जाती है, या यूं कहें बच्चे की उम्र जब 3 साल की हो जाती है, तब वो 9 क्यूब्स का टावर बना लेता है। 9 क्यूब्स के टावर का मतलब है लकड़ी के, जो मान लीजिए या किसी प्लास्टिक के क्यूब्स हैं, एक के ऊपर एक इस प्रकार से 9 क्यूब्स को अरेंज कर लेगा। इस प्रकार से 9 क्यूब्स का टावर बच्चा बना लेता है। कब? जब वो 3 साल की उम्र का हो जाएगा तब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नर्स इज परफॉर्मिंग द 5 minute Apgar on newborn. Which one of the following observation is included in Apgar score? किसी बच्चे की उम्र जब 5 मिनट हुई तो हमने सेकेंड टाइम अबगार स्कोर परफॉर्म किया। इस समय अबगार स्कोर ऑब्जर्वेशन के दौरान हम किस चीज को इसमें इंक्लूड करेंगे? ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, मसल टोन या वेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मसल टोन। 5 मिनट्स पर मसल टोन चेक की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नर्स ऑब्जर्व द neonate to have acrocyanosis just 2 hours after birth. Which of the following nursing action should be performed initially? किसी न्यूबॉर्न बेबी को जन्म के 2 घंटे बाद एक्रोसाइनोसिस हो जाता है, यानी इस बच्चे के हाथ पैर हल्के नीले पड़ जाते हैं, तो इस सिचुएशन में नर्स को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, नोटिफाई द फिजिशियन ऑफ द नीड ऑफ कार्डियक कंसल्ट। हम डॉक्टर को इस कंडीशन के बारे में इन्फॉर्म करेंगे। ऑप्शन बी, इमीडिएट टेक द न्यूबॉर्न्स टेम्परेचर, बच्चे का तुरंत टेम्परेचर नोट करें। ऑप्शन सी, डू नथिंग बिकॉज एक्रोसाइनोसिस इज नॉर्मल इन नियोनेट, आप कुछ मत करिए, बच्चों में एक्रोसाइनोसिस एक नॉर्मल फाइंडिंग मानी जाती है। ऑप्शन डी, एक्टिवेट द कोड ब्लू और इमरजेंसी सिस्टम, आप तुरंत
कोड ब्लू एक्टिवेट कर देंगे। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। जन्म के कुछ समय बाद बच्चों के हाथ पांव नीले पड़ सकते हैं, इसे हम एक्रोसाइनोसिस कहते हैं। और ये एक नॉर्मल फाइंडिंग है, इसमें आपको कोई भी इंटरवेंशन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मोस्ट इसेंशियल असेसमेंट ऑफ नियोनेट। नियोनेट का मतलब होता है 0 से लेकर 28 दिन तक का बेबी। इस बच्चे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी असेसमेंट कौन-सा होता है? बीपी, पल्स, गुड और फर्स्ट क्राई, टेम्परेचर? The right answer is option C, good or first cry. Most essential assessment of neonate is good or first cry. जैसे ही बच्चा जन्म के बाद पहली बार क्राई करता है, बच्चे के लंग्स जो हैं वो फंक्शनिंग स्टेट में आ जाते हैं, इन्फ्लेट डिफ्लेट होने लगते हैं और रेस्पिरेशन कंटिन्यू हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि बेबी का बर्थ के बाद रोना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the mother of 3 years old with esophageal reflux asked the nurse what she can do to lessen the baby's reflux. The nurse should tell the mother to. एक 3 साल के बच्चे की मदर जिसे इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है आपसे पूछती है कि वो अपने बच्चे में रिफ्लेक्स को कम करने के लिए इन चारों में से कौन सी एक्टिविटी कर सकती है। प्लेस द बेबी इन सुपाइन विथ हेड एलिवेटेड। बच्चे को सुपाइन पोजीशन में रखकर हेड एलिवेट किया जा सकता है। ऑप्शन बी, बर्प द बेबी फ्रीक्वेंटली थ्रू आउट द फीडिंग। हम बच्चे को फीडिंग के दौरान बर्प करने की सलाह देंगे, यानी कि बच्चे में फीडिंग के दौरान जो फीड के साथ एयर स्टमक में चली गई है उसे बाहर निकलने का मौका देंगे। ऑप्शन सी, फीड द बेबी ओनली व्हेन ही इज़ हंग्री। जब बच्चा भूखा हो तभी उसे खाना खिलाने की, दूध पिलाने की सलाह दी जाएगी। ऑप्शन डी, बर्प द बेबी आफ्टर फीडिंग इज़ कंप्लीटेड। बर्प बच्चे को पूरा खाना खाने के बाद करवाया जाएगा। खाना खाने के बाद अगर बच्चे को आप सुपाइन पोजीशन देंगे तो वहाँ पर इसोफेजियल रिफ्लेक्स ज़्यादा होंगे और रिगर्गिटेशन ज़्यादा होगा, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। बच्चे को जब भूख लगे तभी खाना खिलाकर हम रिफ्लेक्स को रोक नहीं सकते। अब आपको आंसर ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में से सेलेक्ट करना है। बच्चे को फीडिंग के दौरान बर्प कराएँगे या फिर फीडिंग कंप्लीट होने के बाद में बर्प करवाया जाएगा। यस, एग्ज़ैक्टली ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हियर। बच्चे को जब फीडिंग करवाई जा रही होगी, तो बच्चे को बीच-बीच में स्टमक में मौजूद एयर को बाहर निकलने का मौका दिया जाएगा। इसे बर्प इन बिटवीन मील के नाम से जाना जाता है। और ऐसा अगर आप करते हैं तो खाना खाने के बाद स्टमक कंटेंट का वापस इसोफेगस में आने की संभावना कम हो जाएगी, यानी इसोफेजियल रिफ्लेक्स कम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नर्स इज चेंजिंग द ties of the client with tracheostomy. The safest method of changing the tracheostomy tie is to। आप किसी क्लाइंट में ट्रेकियोस्टोमी टाइज को चेंज करने जा रहे हैं। इस चेंज के दौरान सबसे सेफ मेथड कौन सा है उसे आपको सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए, अप्लाई द न्यू टाई बिफोर रिमूविंग ओल्ड वन। हम ओल्ड टाई को रिमूव करने से पहले न्यू टाई लगा देंगे। ऑप्शन बी, हैव द हेल्पर प्रेजेंट। इस चेंजिंग प्रोसेस में आपके साथ एक हेल्पर होना जरूरी है। ऑप्शन सी, होल्ड द ट्रेकियोस्टोमी विथ नॉन डोमिनेंट हैंड व्हाइल रिमूविंग द ओल्ड टाई। जब आप ओल्ड टाई को रिमूव कर रहे होते हैं तब आपको टाई नॉन डोमिनेंट हैंड में होल्ड करनी चाहिए। ऑप्शन डी, आस्क द डॉक्टर टू suture द ट्रेकियोस्टोमी इन प्लेस। हम डॉक्टर को ट्रेकियोस्टोमी को एक जगह स्थिर रखने के लिए सूचरिंग करने के लिए कहेंगे।
इन चारों में से ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। जब भी हम ट्रैकियोस्टोमी की टाइज को चेंज करते हैं तो नई नई टाई लगाई जाती है ओल्ड टाई को रिमूव करने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टाइम व्हेन चाइल्ड डेवलप स्ट्रेंजर एंजाइटी? बच्चे में किस उम्र पर स्ट्रेंजर एंजाइटी देखने को मिलती है? यानी बच्चा अजनबी लोगों से डरने लग जाता है। ये चीज उसमें कब से डेवलप होती है? 3 मंथ से, 6 मंथ से, 7 या 9 मंथ से? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 6 मंथ से। बच्चा जब 6 महीने का हो जाता है, जब उसमें दूध के दांत निकलने की शुरुआत होती है, लोअर सेंट्रल इंसीजर टीथ निकल रहा होता है, तो इस समय ही बच्चे के अंदर स्ट्रेंजर पर्सन से डर डेवलप हो जाता है, स्ट्रेंजर एंजाइटी देखने को मिलती है। इस तरह से चीज़ों को अगर आप कोरिलेट करेंगे, एक दूसरे से जोड़कर याद रखने की कोशिश करेंगे, तो ज़रूर ये चीज़ें आपको याद रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following development observation by nurse in 3 years old child except? इनमें से 3 साल के बच्चे में कौन सा डेवलपमेंटल ऑब्जर्वेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा? एक्सेप्ट पर गौर करिएगा। वॉक प्रॉपरली, क्लाइंब स्टेयर रनिंग, ईट विथ स्पून, vocabulary of 20 to 100 words. The right answer is option B. 3 साल का बच्चा सीढ़ियों पर दौड़ते हुए नहीं चढ़ सकता। इट इज़ नॉट सीन इन दिस चाइल्ड। इसके अलावा 3 साल का बच्चा अच्छी तरह से चल सकता है, स्पून से खाना खा सकता है और उसकी जो वोकेबलरी है वो 20 से 100 वर्ड्स तक होती है। नेक्स्ट, विच पोजीशन शुड द चाइल्ड गेट पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ अ चाइल्ड विद क्लेफ्ट पैलेट? किसी बच्चे में क्लेफ्ट पैलेट की कंडीशन थी जिसे ऑपरेशन करके ठीक किया गया। अब इस बच्चे को पोस्ट ऑपरेटिव केयर के दौरान कौन सी पोजीशन दी जाती है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। इस बच्चे को हम इन्फेंट सीट में रखते हैं ताकि सर्जिकल एरिया पर, सर्जिकल साइट पर किसी भी प्रकार का डैमेज नहीं हो पाए, किसी प्रकार की इंजरी ना हो पाए और रिस्क ऑफ एस्पायरेशन ना रहे। इसलिए सबसे बेस्ट है इन्फेंट सीट में इन्फेंट को पोजीशन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टॉयज would best promote imaginative play in a 4 years old providing therapeutic play? 4 साल के बच्चे में कौन सा टॉय इमेजिनेटिव प्ले को प्रमोट करवाता है? लार्ज ब्लॉक्स, ड्रेसअप क्लॉथ्स, वुडन पजल या बिग व्हील? व्हाट आर द? ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। ड्रेसअप क्लॉथ्स के द्वारा 4 साल के बच्चों में इमेजिनेटिव प्ले प्रमोट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a client is scheduled for bronchoscopy. When teaching the client what to expect afterward, the nurse's highest priority of information would be? किसी क्लाइंट में ब्रोंकोस्कोपी प्रोसीजर होने के बाद इन चारों में से सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन सा एक्शन है? ऑप्शन ए, फूड एंड फ्लूइड्स विल बी withheld फॉर एटलीस्ट 2 hours. हम इस प्रोसीजर के बाद पेशेंट को कुछ भी खाने या पीने के लिए नहीं देंगे। ऑप्शन बी, वार्म सेलाइन गार्गल्स विल बी डन जस्ट आफ्टर। इस प्रोसीजर के बाद हम क्लाइंट को हल्के गर्म पानी से, हल्के गर्म सेलाइन से गार्गल्स करवाएंगे, गरारे करवाएंगे।
ऑप्शन सी कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। इस प्रोसेस के बाद क्लाइंट को हम कफिंग और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज के लिए कहेंगे। ऑप्शन डी ओनली कोल्ड लिक्विड्स विल बी अलाउड इनिशियली। हम शुरुआत में सिर्फ ठंडे पानी या ठंडी चीजों को अलाउ कर सकते हैं पीने के लिए। ब्रोंकोस्कोपी प्रोसीजर का मतलब होता है हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ब्रोंकोस्कोप को इंसर्ट करके ब्रोंकियाइज आदि के स्ट्रक्चर को स्टडी करना कि उनमें किसी प्रकार की रुकावट तो नहीं, उनका साइज एबनॉर्मली बढ़ा तो नहीं हुआ है, या फिर किसी प्रकार की एबनॉर्मल ग्रोथ तो टिश्यू की वहाँ नहीं हो रही है। इन सभी चीज़ों का जो असेसमेंट होता है वो ब्रोंकोस्कोपी कहलाता है। ब्रोंकोस्कोपी में जो ब्रोंकोस्कोप इस्तेमाल किया जाता है, ये ट्यूब लाइक लॉन्ग स्ट्रक्चर होती है जिसमें कैमरा लगा होता है। ब्रोंकोस्कोपी प्रोसीजर के बाद सबसे ज़रूरी एक्शन होता है क्लाइंट को अगले 2 घंटे तक कुछ भी खाने या पीने के लिए नहीं दिया जाता, क्योंकि इस प्रोसीजर के बाद क्लाइंट में रिस्क ऑफ एस्पायरेशन की संभावना रहती है। बिकॉज़ इस प्रोसीजर के दौरान हम क्लाइंट को हल्का-फुल्का एनेस्थेटाइज़ करते हैं और एनेस्थीसिया के बाद में क्लाइंट में गैग रिफ्लेक्स एब्सेंट हो जाते हैं। अगर इस सिचुएशन में आपने कुछ भी खाने या पीने के लिए दिया तो हो सकता है वो सीधा लंग्स के अंदर चला जाए और क्लाइंट में एस्पायरेशन जैसी कंडीशन हो जाए, जिससे कि क्लाइंट की हालत बिगड़ सकती है, उसकी इवन डेथ तक हो सकती है। तो ब्रोंकोस्कोपी प्रोसीजर के बाद हम क्लाइंट को अगले 2 घंटे तक कुछ भी खाने या पीने से मना कर देते हैं। ये सबसे ज़रूरी एक्शन यहाँ पर रहने वाला है। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने एम्स नॉरसेट एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को पीडियाट्रिक सब्जेक्ट से डिस्कस किया। होपफुली आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के रेगुलर वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। एग्ज़ाम को देखते हुए हम अल्टरनेट डेज़ पर आफ्टरनून की क्लास को 1 पीएम पर रखते हैं और नाइट की क्लास को हम 8 पीएम पर रखते हैं। यानी जिस दिन अगर 2 क्लासेज़ आएँगी तो पहली क्लास आपको 1 बजे मिलेगी दोपहर में और दूसरी क्लास आपको एज़ यूजुअल रात को 8 बजे मिलेगी देखने के लिए। इसके अलावा किसी प्रकार के फीडबैक, कोई डिमांड, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स पर लिखते रहिएगा। आपके सभी कमेंट्स को पढ़कर ही हम वीडियोज़ को आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। बेस्ट ऑफ लक।